प्रिय भैया बहनों, डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं आज आपको कक्षा 10 के समाज विज्ञान विषय के उपविषय भूगोल में संसाधन एवं विकास अध्याय के बारे में समझाऊंगा। संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वह होते हैं जो हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हैं, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। संसाधन वह वस्तुएं हैं जिनको हम अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको प्राप्त करते हैं। कहीं जल में, कहीं पृथ्वी में, कहीं चट्टानों में, कहीं रेतीले स्थानों पर हम उनकी खनन करते हैं, उनकी खुदाई करते हैं, तो वहाँ से उन संसाधनों का हम विकास करते हैं। जैसे हमारे पास खनिज तेल भी संसाधन है, सोना, तांबा, जस्ता, निकिल, ये सब प्रकृति की देन है, ये प्रकृति से हमको सब प्राप्त है, तो इसलिए सभी ये संसाधन कहलाते हैं। संसाधन, हम संसाधनों को वर्गीकृत करते हैं, तो संसाधन को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो संसाधन 4 प्रकार से वर्गीकृत होते हैं, 4 प्रकार से, जिसमें नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन, जिन संसाधनों में जीवन व्याप्त होता है वह संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य या जीव जंतु, भेड़, मत्स्य यानी मछली, या इस पशुपालन, पशु हैं, जैसे भेड़ है, जीव जंतुओं में भेड़ आती है, तो भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है और इसके दूध से हमको दूध प्राप्त होता है, दूध से इसका घी प्राप्त होता है। भेड़ की जो ऊन होती है उससे हम वस्त्र बनवाते हैं, तो यह भी एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। यानी जो वस्तुएं हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वह सभी संसाधन हैं। तो ये हो गए हमारे जैव संसाधन के, जो जीवित हैं, जैसे मनुष्य है, भेड़ है, बकरी है, पशु हैं, जब भैंस है, गाय, जो भी है, वन्य जीव हैं हमारे सभी प्रकार के। इसके बाद आते हैं हमारे अजैव संसाधन, जो निर्जीव हैं। अभी हमने जैव बताया जो सजीव हैं, अजैव माएंगे निर्जीव वस्तुएं, जो निर्जीव वस्तुएं जैसे चट्टाने हैं, चट्टाने हमारी निर्जीव हैं। इसके बाद हमारे तालाब हैं, कुएं हैं, ये सभी क्या हैं? हमारे निर्जीव हैं। चट्टानों से हमको सोना प्राप्त होता है, उनकी खुदाई के बाद निकिल प्राप्त होता है, ये सभी हमारे अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे होता है हमारा सम्यक्ता के आधार पर संसाधन। सम्यक्ता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के दिए गए हैं, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधन। नवीनीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिनको हम एक बार प्रयोग करके दोबारा भी उनका विकास कर सकते हैं, दूसरी बार भी उनका प्रयोग कर सकते हैं या उनको उत्पन्न कर सकते हैं। ये हैं हमारे नवीनीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये हमारे ऐसे संसाधन हैं, ये हमारे पास लंबे समय तक रहेंगे। इनका हम कितना भी प्रयोग करें, लेकिन हमने जैसे ही आप समझते हैं सूर्य लाइटें घरों में होती हैं, उनसे हम सोलर लाइट को रख देते हैं, सूर्य की रोशनी सीधी उन पर पड़ती है, उससे हम बिजली बनाते हैं। वो हमने आज भी बनाई, अगले दिन जब सूर्य निकला हमने अगले दिन भी बनाई, उसका उपयोग हमने डेली किया। यानी ये जब तक पृथ्वी पर सूर्य रहेगा तब तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं लगातार, कि इसका लिमिट कुछ नहीं है, तब तक सूर्य है जब तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे पवन ऊर्जा है, तो पवन ऊर्जा का प्रयोग भी हम इस प्रकार करते हैं। पवन ऊर्जा जब तक वायु चलती रहेगी तब तक हम इसका प्रयोग करते रहते हैं, लगातार चलता रहेगा ये क्रम भी। इसके बाद आता है हमारा अनवीनीकरणीय संसाधन। ये संसाधन वह होते हैं जो एक बार हमने उपयोग किए, लेकिन उसके बाद ये संसाधन को तैयार करने में 20 से 40 या 30 वर्ष का समय लग जाता है। जैसे हमारा एक संसाधन कोयला है, एक संसाधन पेट्रोल है। हमने कार को चलाने के लिए पेट्रोल का उपयोग किया,
पेट्रोल का उपयोग करने के बाद हमने उसको कार में डाला, डालने के बाद उस कार ने उस पेट्रोल को धुएं के रूप में निकाल दिया, लेकिन वह तो हमारा खर्च हो गया। अब वह इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक बार धुआं बन के खत्म हो गया। तो इसी प्रकार पेट्रोल हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि वह तुरंत जो है खत्म होने वाली चीज है। इसके बाद है कोयला। हमने कोयले को कारखानों में या बड़े बड़े लोहों को गलाने के लिए उसका प्रयोग किया गया। प्रयोग करने के बाद उसकी बाद में राख बन जाती है। जब वो राख बन जाती है, अब कोयला चट्टान से खुदा है, जो कोयला खुद करके आया है और जो उसमें गलाने के काम में आया है, उसको हम दोबारा उस राख को नहीं डाल सकते, वह काम नहीं करेगी वो। तो इसलिए यह हमारे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। इसलिए हमें ये आवश्यकता है कि ये जो संसाधन है हमारे अनवीकरणीय संसाधन, इनका प्रयोग हम बहुत कम मात्रा में करें। ऐसे संसाधन जो हमको कठिनाई से मिलते हैं और बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं, इनका प्रयोग हमको कम करना चाहिए। इसके बाद हमारा नंबर 3 स्वामित्व के आधार पर। इसमें हमने 4 भागों में इसको बांटा है। नंबर 1 व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वह होते हैं जैसे कोई मकान है, किसी व्यक्ति का अपना मकान है, किसी व्यक्ति के पास अपनी जायदाद है, अपनी ज़मीन है, या किसी व्यक्ति ने अपना कोई संसाधन खड़ा कर दिया, कोई भट्टा उसने लगा दिया, वह उसका स्वयं मालिक है। या उसने कई कल कारखाना खड़ा कर दिया, उसका वो स्वयं मालिक है। वो स्वामित्व के आधार पर यानी व्यक्तिगत है उसका वो। या वो पशु पालता है, वो उसके व्यक्तिगत हैं। ये व्यक्तिगत संसाधन में आता है सब कुछ। ये चीज़ें जो व्यक्ति जिन संसाधनों का स्वयं मालिक होता है, उनको अपने उपयोग में लाना या उसके लिए उसका स्वामी वह व्यक्ति खुद कहलाता है। तो ऐसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है। ज़मीन आपकी है, आपने ज़मीन खरीद रखी है, लेकिन अचानक उस ज़मीन के अंदर तेल निकल आए कुछ ज़मीन खोदने पर, या वहाँ सोने की खान निकल आए, या वहाँ कोयला निकल आए, तो उस पर अगर किसी व्यक्ति ने भी उसकी खबर सरकार को दे दी, तो आप उसके व्यक्तिगत मालिक तो हैं, लेकिन उसी दिन वह उसका मालिकाना हक सरकार पर चला जाए। फिर उसकी मालिक सरकार है, सरकार के अंडर वो सब चीज़ आएंगी, आप मालिक फिर नहीं रहेंगे। ऐसी कोई सार्वजनिक चीज़ जो आपकी ज़मीन यानी आपके खेत में भी निकलती है, तो उसके मालिक आप फिर नहीं रहते, उस पर अधिकार फिर सरकार का हो जाता है। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट हमारा सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक यानी पूरे समाज के हैं, जैसे शमशान घाट हैं, जैसे तालाब हैं, जैसे कुएं हैं। आजकल तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, सभी लोगों के घरों में नल नहीं थे, सभी के पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, तो लोग तालाबों से पानी लाते थे, नदियों से पानी पीने के लिए लाते थे, अपने पशुओं को तालाबों में लेकर जाते थे। सभी पूरे गांव के गांव वहाँ लोग जाते थे, सभी पूरे गांव के गांव लोग कुएं से पानी पीने के लिए भरकर लाते थे। ये सामुदायिक चीज़ें थी, सामूहिक, सबकी, किसी एक व्यक्ति का उस पर कोई अधिकार नहीं होता था, पूरे समाज की, सब समाज के लिए ये चीज़ें बनाई गई थी। इसलिए शमशान घाट भी सामाजिक होते हैं। आज भी आप देखते हैं वहाँ किसी जाति धर्म या वर्ग का कुछ नहीं होता, जो जिसकी वहाँ अंत्येष्टि होती है उस व्यक्ति को जाना होता है, किसी जाति धर्म से उसका कोई मतलब नहीं ये रखा जाता है ये छोटे हैं ये बड़े हैं, कुछ नहीं। सब सामाजिक जगह जहाँ होती है वह, जैसा जैसे सरकार की तरफ से विद्यालय खोले जाते हैं, ये भी सामाजिक होते हैं। सभी जाति वर्ग के लोग हमारे सब विद्यालय, जितने भी विद्यालय होते हैं वो सभी सामुदायिक होते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर हमारा आता है राष्ट्रीय संसाधन। जो राष्ट्रीय संसाधन है, जितने भी प्रकार के, जैसे खनिज तेल हैं, या जितने भी प्रकार के धातु हैं, या जितने भी प्रकार के अयस्क हैं, लोहा जो भी निकलते हैं चट्टानों से, वह सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी उन सभी खनिज पदार्थों पर या उन सभी संसाधनों पर सरकार का हक होता है, सरकार इसकी मालिक होती है। सभी संसाधनों की जितने भी हम प्राप्त करते हैं, चाहे वह जस्ता है, निकेल है, सोना है, चाहे वह तेल है, किसी भी प्रकार का कुछ भी, चाहे वह गैस है, कोई भी चीज़ें हैं,
या कोयला है, इसका सबका प्रयोग सरकार के अंडर होता है, सरकार इसकी मालिक होती है। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वह होते हैं जैसे एक देश की सीमा एक समुद्र से लगती है, लेकिन समुद्र के 200 मील दूर अगर कोई वस्तु वहां पर निकलता है, कोई खनिज पानी के अंदर, तो उसका जिम्मेदार वह देश नहीं होता जिससे उसकी सीमा लगती है। उसका जो मालिकाना हक है वह जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको जाता है। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसकी मालिकाना हक होती हैं और वह जैसे चाहती हैं उस प्रकार से कार्य करती हैं। ये नंबर 4, विकास के स्तर के आधार पर, संसाधन विकास के स्तर के आधार पर। नंबर 1 इसमें आता है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन जैसे हम समझते हैं, जैसे हमारे भारत के पश्चिमी भाग में, जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन के अपार संभावना है, परंतु इसका उचित विकास नहीं हुआ। हम इसका उचित विकास नहीं कर पाए हैं। जो हमारा भारत है उसका जो पश्चिमी भाग है, गुजरात और राजस्थान के जो भाग हैं, वहाँ पर सूरज सीधा पड़ता है, बिल्कुल सीधा मकर रेखा से सूरज सीधा आता है। जब वहाँ सीधा पड़ता है तो वहाँ सौर ऊर्जा हम ज़्यादा बना सकते हैं, वहाँ पवन ऊर्जा का विकास हम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब मैंने पहले भी आपको बताया था, संसाधनों का उपयोग बिना टेक्नोलॉजी के नहीं किया जा सकता। संसाधनों का उपयोग हम टेक्नोलॉजी के आधार पर ही कर सकते हैं। हमारे पास अगर तकनीक है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, तब हम उसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार संभावी संसाधन में हम जब हमारे देश के पास ये टेक्नोलॉजी होगी तो हम गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भाग पर बहुत ज़्यादा हम वहाँ पर सौर ऊर्जा को एकत्र कर सकते हैं। वहाँ से हम बहुत सारी सौर ऊर्जा बना सकते हैं। पवन ऊर्जा के लिए हम बहुत ज़्यादा ऊर्जा इकट्ठी कर सकते हैं। इसका नंबर 2 आता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन, इसमें जैसे कोयला और पेट्रोल, उनके उपयोग की गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। जैसे पेट्रोल और कोयले की हमने जो मात्रा है, जितना हमको खर्च करना है या जो उसकी गुणवत्ता है, उसको हमने निर्धारित कर लिया है, उसको हम निर्धारित कर चुके हैं। ये इसके बाद आता है हमारा भंडारण। जैसे हमने 2 ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक से सौर ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। जैसे हमने जल में, अगर हम जल में चले जाएं, पानी में चले जाएं, वहाँ पर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 ज्वलनशील गैसों को एक साथ अगर हम उसके अंदर उबालें तो वहाँ से हम सौर ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से हम बिजली बना सकते हैं, और हमने बनाई है। ये कार्य हमने बहुत अच्छी तरीके से किया है, तो इसका कहते हैं भंडारण। यानी ये भी हमारे पास भंडार के रूप में है, हम इसको भंडार के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोनों के यौगिक से हम बहुत सारी सौर ऊर्जा का विकास कर सकते हैं, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग हम बिना टेक्नोलॉजी के नहीं कर सकते। हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं है कि हम इसका प्रयोग कर सकें। इसके बाद आता है हमारा संचित कोष। संचित कोष ये नीचे हमारा 4 नंबर में। संचित कोष में नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे नदियां हैं, नहरें हैं, तालाब हैं, नदियों के जल को हम जो है इससे भी बिजली हम बना सकते हैं। बहाव आता है नदियों का, सीधा वहाँ टरबाइन का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने धीरे धीरे देखा भी है, मिलों में इसका प्रयोग किया गया है। पानी को टरबाइन में ऊपर उछाला जाता है, फिर नीचे लाया जाता है बहुत तेजी के साथ, जिससे हमने विद्युत बनाई है। ये भी हमारे पास कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इन संसाधनों का विकास कर सकते हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता है बहुत अच्छी तकनीक की, या जिसको हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी, जिसको हम इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। हमारे पास जब अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो हम बहुत से संसाधन हमारे देश के पास हैं जिनका हम प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब ये सब कुछ करने के बाद अब होता है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास, संसाधनों का जब विकास होता है तो संसाधनों की, ये हमारा पॉइंट था संसाधनों का विकास। तो संसाधन प्रकृति की वह देन है, किंतु इसके अनाधुंद उपयोग से
प्रकृति ने तो हमने दे दिया, हमको सब कुछ दे दिया, संसाधन दे दिया, आप प्रयोग करो। लेकिन हम इसका कभी कभी अनुचित प्रयोग भी करते हैं, अनाधुंद उपयोग इसका करते हैं। जब हम इसका अनाधुंद उपयोग करते हैं तो इससे में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अनेक प्रकार की। जैसे वैश्विक तापन है, ओजोन परत का ह्रास है, जैसे ओजोन परत का ह्रास, ओजोन परत का ह्रास, ओजोन परत का कमजोर होना, ओजोन परत में वहाँ पर छेद हो गया, उसकी जो ये हमारा जो ये पर्यावरण दूषित होना, इससे हमारे बहुत सी दिक्कतें, असमान संसाधन वितरण, जिससे समाज संसाधनों पर संपन्न और संसाधन विहीन में बढ़ जाता है। कुछ लोगों को संसाधन अत्यधिक मिले, वो संसाधन संपन्न हो गए, कुछ लोगों को संसाधन बहुत कम मिले, वो संसाधन विहीन हो गए। तो संसाधन का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि सभी को संसाधन पर्याप्त मात्रा में दिए जाएं। अब जिन लोगों के पास संसाधन आए तो वह लोग अमीर होते चले गए, बहुत बड़े हो गए वो लोग। अब कुछ एक वर्ग ऐसा भी रहा जिसको संसाधन से अछूते रहे, उनको संसाधन नहीं मिल पाया। जब वह नहीं मिल पाया तो वह इसके अभाव में गरीबी रेखा की तरफ चले गए, गरीब हो गए सब लोग ज़्यादातर। तो इससे जो है दिक्कत आई, और ये हमारे लिए संसाधन का उपयोग सही मात्रा में करना ही अति आवश्यक है। संसाधनों का सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सतत पोषणीय विकास। जब हम संसाधन का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो हमें यह भी देखना है कि संसाधन से पर्यावरण को कोई बहुत बड़ी हानि ना हो। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सभा ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक विचार गोष्ठी रखी। यह यहाँ पर ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में इसका एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें लगभग 100 राष्ट्रों के लोग, लगभग 100 राष्ट्रों के प्रतिमंडल वहाँ पर पहुँचा, और वहाँ पर पहुँचकर उन लोगों ने अपनी अपनी बात को वहाँ पर रखा कि किस प्रकार हम संसाधनों का उपयोग करें और संसाधनों का उपयोग करते हुए पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचे। इसके लिए वहाँ पर जून 1992 ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में एक एजेंडा पास किया गया, जिसको नाम दिया गया एजेंडा 21, एजेंडा 21 एजेंडा 21। ये वहाँ पर पास हुआ। इसमें यह मुख्य रूप से ये समझाया गया कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार से, किसी भी संसाधन से कोई भी हानि नहीं पहुँचनी चाहिए, जिससे वहाँ अनेक प्रकार से वहाँ के सभी लोग, वहाँ पर सभी लोगों के सामने। मानव के लिए भू संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भू संसाधन संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसको 3 भागों में व्यक्त किया गया है। नंबर 1 मैदान, नंबर 2 पठार, नंबर 1 मैदान, नंबर 2 पठार, नंबर 3 पर्वत। तो हमारी जो पूरी पृथ्वी है, जो पूरा ग्लोब है, उसमें 43% भाग पर मैदान है। 43% भाग पर भारत की भूमि पर मैदान है, एवं 27% भाग पर पठार है और 30% भाग पर पर्वत है। भू संसाधन यह वह संसाधन है जिस पर हम सभी क्रियाकलाप करते हैं। मानव अपना मकान बनाता है, कुछ लोग अपना जीवन व्यवसाय इसी पे चलाते हैं। इसमें अनेक, जैसे मैदान, हमने पहला टॉपिक बताया मैदान। तो मैदान पर हम जितने भी प्रकार की कृषि की जाती है, सभी मैदान पर की जाती है। जितना भी परिवहन चलता है सब मैदान पर चलता है। ये सब मैदान के लिए उपयोगी है, मैदान इसके लिए उपयोगी है। मैदान भाग का भू संसाधन में मुख्य साधन है। इसके बाद हमारा आता है पठार, पठार क्षेत्र। पठार, ये हमारा जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर सभी प्रकार की नदियाँ यहाँ ही पठारी क्षेत्र में बहती हैं। सभी प्रकार के पठारी क्षेत्र में सभी प्रकार की नदियाँ बहती हैं।
और ये नदियाँ यहीं से निकलती हैं। तो पठारी क्षेत्र हमारे पर्यटन स्थल के लिए बहुत अति आवश्यक है। पठारी क्षेत्र, यहाँ पर अनेक प्रकार के पर्यटन स्थल हैं, यहाँ हमारे वन्य जीव भी निवास करते हैं पठारी क्षेत्रों में। इसके बाद आता है पर्वत। जो पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर इसमें अनेक प्रकार का, पर्वतीय क्षेत्रों में भी अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं पाई जाती हैं जिनका हम प्रयोग अनेक प्रकार के संसाधनों के रूप में करते हैं। संसाधन जब ये आज इस वीडियो का, इस चैप्टर का संसाधन एवं विकास का फर्स्ट पार्ट था। जब हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे तो इसमें जो इतना बचा है हमारा ये पहला चैप्टर, इसको हम सेकंड पार्ट में बच्चों आपके सामने लेकर आएंगे। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपके आधा चैप्टर आपके समझ में आएगा। अगली वीडियो में हम आपको आधा चैप्टर देंगे। इसलिए जितनी हम PDF के माध्यम से आपको नोट्स भेजते हैं उसका आप रजिस्टर बनाएं और इस वीडियो को देखें, समझें। धन्यवाद।